child labor, child sexual abuse, child trafficking, child pornography, child committing suicides, depression among child, juvenile crimes, and whatnot. Do you think is there anyone who genuinely cares for child? Yes, there is. और आज का हमारा टॉपिक इसी पर है. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सादिका और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. तो बच्चे जो हमारे देश का भविष्य होते हैं और जैसा कि आप जानते हैं एक स्ट्रॉन्ग नेशन स्ट्रॉन्ग सिटीजन से ही स्ट्रॉन्ग बनता है और बच्चे जो कल के सिटीजन्स बनने वाले हैं उनका भविष्य स्ट्रॉन्ग रहे उसके लिए दुनिया के सभी लीडर्स ने एक ट्रीटी साइन करी थी. लेट अस सी हाउ एवरीथिंग स्टार्ट. 20 नवंबर 1989 को वर्ल्ड के सभी लीडर्स ने एक अग्रीमेंट साइन किया विच वॉज यूएनसीआरसी यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड. इस कन्वेंशन के थ्रू वर्ल्ड के लीडर्स ने वर्ल्ड के सभी बच्चों को कमिटमेंट दिया कि वी विल बी स्टैंडिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर राइट्स. ये यूएनसीआरसी इफेक्टिव हुआ 2 सितंबर 1990 से और इंडिया इसका सिग्नेटरी बना यानी इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन किया ऑन 11 दिसंबर 1992. इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक चाइल्ड को डिफाइन करा गया है एज ह्यूमन बीइंग बिलो एज 18. नाउ एज यू ऑल नो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के हर एक सेक्शन के साथ फेयर रहना चाहता है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो तमाम प्रोविजंस मिल जाएंगे, वो तमाम फंडामेंटल राइट्स भी मिल जाएंगे जिससे सोसाइटी के हर एक सेक्शन के साथ न्याय हो सके. एंड दैट इज द रीजन वी हैव नेशनल कमीशन फॉर एससीज, फॉर एसटीज, फॉर ओबीसीज, फॉर विमेन, फॉर माइनॉरिटीज एज वेल एज फॉर डिसेबल्ड पीपल. और इसी तरह इट वॉज रियलाइज कि हमें एक स्टेचुटरी बॉडी चाहिए फॉर केटरिंग टू द नीड ऑफ चाइल्ड राइट्स और इसीलिए हमारे यहाँ आया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. देखते हैं ये किस तरीके से शुरू. पार्लियामेंट ने 2005 में एक एक्ट पास किया जिसका नाम था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट. इस एक्ट को प्रेसिडेंट की एसेंट मिलने के बाद इनैक्ट किया गया ऑन 20 जनवरी 2006. इस एक्ट के सेक्शन 3 की पावर को यूज करके एक स्टेचुटरी बॉडी स्टैब्लिश की गई जिसका नाम है एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड. जैसा कि हमने देखा कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये बॉडी एक एक्ट के थ्रू बनी विच वॉज पास इन ईयर 2005. उसके बाद प्रेसिडेंट ने जैसे उस बिल को पास कर दिया था, उस पर साइन कर दिया था, ये इनैक्ट हो गया ऑन 20 जनवरी 2006. इस बॉडी ने अपने ऑपरेशन शुरू करे थे 5 मार्च 2007 से. आपके लिए 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एक, ये एक्ट इनैक्ट हुआ था 20 जनवरी 2006 को और इस बॉडी ने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए थे 5 मार्च 2007 से. इस बॉडी के 3 मेन एम हैं: प्रोटेक्ट करना, प्रमोट एंड डिफेंड चाइल्ड राइट्स ऑफ आवर कंट्री. प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड डिफेंड चाइल्ड राइट्स ऑफ आवर कंट्री. ये जो बॉडी है ये वर्क करती है अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ये हमारे देश में 3 लेवल्स पे वर्क करती है: नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल. आइए अब हम देखते हैं कि इस कमीशन का कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर कैसा होगा. जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था कि इस एक्ट की पावर सेक्शन 3 को यूज करके एनसीपीसीआर को स्टैब्लिश किया गया. तो वही सेक्शन 3 के बारे में हम देखते हैं. सेक्शन 3 के 3 क्लॉजेस हैं: क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3. क्लॉज 1 जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, इस क्लॉज 1 की पावर को यूज करके नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को कॉन्स्टिट्यूट करा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो क्लॉज 1 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एनसीपीसीआर को कॉन्स्टिट्यूट करेगा. क्लॉज 2 बोलता है कि ये जो कमीशन होने वाली है ये एक मल्टी मेंबर बॉडी होगी और उस बॉडी में जो लोग अपॉइंटेड होंगे उनके क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगे, ये बात करता है क्लॉज 2. क्लॉज 3 बोलता है कि इस कमीशन का हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली में. अब हम देखते हैं कि क्लॉज 2 डिटेल में क्या बोलता है. क्लॉज 2 बोलता है ये एक मल्टी मेंबर बॉडी होगी. तो इस मल्टी मेंबर बॉडी में रहेंगे एक चेयरमैन और 6 मेंबर्स. ये जो 6 मेंबर्स रहने वाले हैं इसमें से 2 कंपल्सरीली वुमन होंगे.
तो एक चेयरमैन होगा, 6 मेंबर्स होंगे और 6 मेंबर्स में से 2 रहेंगी औरतें। इनके क्वालिफिकेशंस पे अब बात करते हैं। चेयरमैन के लिए क्वालिफिकेशन रखी है कि इनको पर्सन ऑफ एमिनेंस होना है। एमिनेंस का मतलब एक इनकी अपनी खुद की स्टैंडिंग हो, बहुत वेल नोन हो इनके काम के लिए, और ये पर्सन ऑफ एमिनेंस प्रोमिनेंटली हो, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस या इनका कंट्रीब्यूशन आउटस्टैंडिंग रहा हो फॉर प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। तो हमने इसमें देखा क्लॉज 1 बात करता है कि एनसीपीसीआर को कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। क्लॉज 2 बोलता है एक मल्टी मेंबर बॉडी होगी जिसमें एक चेयरमैन होंगे, 6 मेंबर्स होंगे जिसमें से कंपल्सरीली 2 वुमेन होंगी इन 6 मेंबर्स में से, और क्वालिफिकेशन चेयरमैन की रहेगी ये एक पर्सन ऑफ एमिनेंस हो और इन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया हो फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। क्लॉज 3 बोलेगा कि हेडक्वार्टर इस बॉडी का रहेगा न्यू दिल्ली। अब हम लोग देखते हैं इन 6 मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। तो इन 6 मेंबर्स को पर्सन ऑफ एमिनेंस होना है, पर्सन ऑफ एबिलिटी, ऑफ स्टैंडिंग, ऑफ इंटेग्रिटी और एक्सपीरियंस होना चाहिए इन 6 फील्ड्स में। पर्सन ऑफ एमिनेंस का मीनिंग वही है कि ये बहुत ही वेल नोन हो, इन्होंने बहुत ही स्टैब्लिश ऐसे काम किया हो जिसकी वजह से ये बहुत फेमस हो, ये बहुत ही एबल्ड लोग हों, इन्होंने बहुत ही स्टैंडिंग मतलब बहुत ठोस कदम लिए हैं, और इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी, और एक्सपीरियंस हो इन 6 फील्ड्स में। बेसिकली ये जो एमिनेंस, एबिलिटी, स्टैंडिंग, इंटेग्रिटी और एक्सपीरियंस, ये सब चीजें इन 6 एरियाज में इनकी होनी चाहिए। फिर से बोल रही हूँ, सेक्शन 3 का क्लॉज 2 बताता है कि इन 6 मेंबर्स को किस बेसिस पे अपॉइंट किया जाएगा। उनको इन 6 मेंबर्स को इन 6 फील्ड में अगर वो एमिनेंट है, वो एबल्ड है, उन्होंने स्टैंडिंग लिया है, इंटेग्रिटी और एक्सपीरियंस है, तो उनको अपॉइंट किया जाएगा। ये 6 फील्ड कौन सी है? एजुकेशन, इनको एजुकेशन फील्ड में एक्सपीरियंस हो, इन्होंने चाइल्ड हेल्थ केयर, डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए कुछ किया हो, इन्होंने जुवेनाइल जस्टिस के लिए कुछ किया हो, जुवेनाइल यानी किशोर, वन हु इज नॉट एडल्ट, उनके लिए अगर इन्होंने, अगर बच्चों ने कोई क्राइम किया हो उनको न्याय दिलाने में इन्होंने कुछ मदद किया हो। मार्जिनलाइज चिल्ड्रन के लिए अगर इन्होंने कुछ किया हो, मार्जिनलाइज मतलब ऐसे बच्चे जिन्हें मार्जिन कर दिया हो यानी कॉर्नर कर दिया हो, उनको अधिकारों से विमुख कर दिया हो, मार्जिनलाइज बच्चे या फिर डिसेबल बच्चों के लिए इन्होंने कुछ किया हो, चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी के लिए कुछ किया हो, चाइल्ड साइकोलॉजी की फील्ड में कुछ किया हो, जो आजकल बहुत डिप्रेशन बढ़ रहा है, बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं, मेंटल प्रेशर्स बहुत हो रहा है, इस फील्ड में कुछ किया हो, या फिर चाइल्ड लॉस के लिए कुछ किया हो। तो बेसिकली इन 6 मेंबर्स को इन 6 फील्ड के आधार पर अपॉइंट किया जाएगा। एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ केयर, जुवेनाइल जस्टिस, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड। अभी तक हमने देखा सेक्शन 3 ने 3 क्लॉजेस में इस कमीशन के लिए अलग अलग चीजें बोली। क्लॉज 1 ने बोला एनसीपीसीआर को हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लॉज 2 ने बताया ये एक मल्टी मेंबर बॉडी होगी और उसके क्वालिफिकेशंस बताई, जहां पे बोला एक चेयरमैन होगा, 6 मेंबर्स होंगे, चेयरमैन को पर्सन ऑफ एमिनेंस होना है, आउटस्टैंडिंग वर्क किया हो वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन के लिए, और 6 मेंबर्स के लिए 6 अलग अलग फील्ड के बारे में बताया है। और क्लॉज 3 ने बताया है कि इसका हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली में। अब हम देखते हैं इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। अपॉइंटमेंट की बात करी है सेक्शन 4 में। लेट सेक्शन 4 बोलता है कि चेयरमैन और 6 मेंबर्स को अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा 3 मेंबर सिलेक्शन कमिटी, और ये जो 3 मेंबर सिलेक्शन कमिटी है ये वर्क करेगी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नाउ लेट अस सी द टेन्योर। चेयरमैन और 6 मेंबर्स के लिए सेक्शन 5 में बताया है कि कितने वक्त तक अपनी सर्विसेज सर्व करेंगे। चेयरमैन के लिए बोला गया है इनका टेन्योर होगा 3 इयर्स और 65 इयर्स, और मेंबर्स के लिए है 3 इयर्स और 60 इयर्स। स्पेशली ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोलता है कि एक बार अगर ये लोग अपॉइंट हो जाते हैं तो वो सेकेंड टर्म के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन फिर सेकेंड टर्म के बाद थर्ड टर्म के लिए नहीं आ सकते हैं। नो री अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स। अगर इस पूरी टेन्योर वाली चीज को एक्सप्लेन करना हो तो मान लीजिए कोई चेयरमैन है जिसको, जो अभी एज 59 का है, अब जैसा कि बोला गया है 3 साल या 65 इयर्स, तो ये 60, 61, 62 यानी ये 3 साल हो गए, इतने टाइम तक ये आ सकता है। अब
3 साल इसने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन 65 का ये अभी भी नहीं हुआ है और 2 टर्म अभी भी अलाउ है। इसका मतलब अब ये 63, 64, 65 इस एज तक ये वापस से आ सकता है। इज दैट क्लियर? अब मान लीजिए अगर कोई पर्सन 61 ईयर्स का है, अगर चेयरमैन है और वो 61 ईयर्स का है, तो वो आ सकता है टिल 62, 63 एंड 64। मतलब 64 यानी 3 साल तक वो अपना टेन्योर पूरा कर सकता है। फिर वो सेकेंड टेन्योर पे नहीं आ सकता क्योंकि 65 अपर एज लिमिट है, यानी अब वो वापस से सेकेंड टर्म के लिए नहीं आ सकता क्योंकि वो 65 एज उसकी हो जाएगी। तो टेन्योर की बात करें तो चेयरमैन के लिए बोला गया है 3 साल या 65 ईयर्स, और मेंबर्स के लिए बोला है 3 ईयर्स या फिर 60 ईयर्स। और ये लोग एक बार टर्म पूरी करने पर सेकेंड टर्म पे भी आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद थर्ड टर्म के लिए रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। तो हमने अभी टेन्योर देखा। टेन्योर सेक्शन 5 में था। सेक्शन 5 का क्लॉज 1 बात करता है टेन्योर के बारे में, और सेक्शन 5 का क्लॉज 2 बात करता है कि एक बार अपॉइंट होने के बाद चेयरमैन और 6 मेंबर्स क्या बीच में रिजाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए है क्लॉज 2। एक बार अपॉइंट होने के बाद चेयरमैन और 6 मेंबर्स बीच में टर्म के रिजाइन कर सकते हैं और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट को देके जाएंगे। जिन्होंने अपॉइंट किया उन्हीं को रेजिग्नेशन लेटर दे दिया जाएगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 बात करता है कि चेयरमैन और 6 मेंबर्स की जो सैलरी होगी, जो इनको अलाउंसेस मिलेगा और जो इनकी सर्विस कंडीशंस होगी, वो डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक बार ये अपॉइंट हो जाते हैं तो इनमें से किसी में भी बाद में अपॉइंटमेंट के चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं टू देयर डिसएडवांटेज। जिस तरह से चेयरमैन और मेंबर्स अपने टेन्योर के पहले ही बीच में रेजिग्नेशन ले सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे के, वैसे ही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो वो टेन्योर की कंप्लीट होने के पहले चेयरमैन और इन 6 मेंबर्स को बीच में से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। किस बेसिस पे? लेट अस सी। रिमूवल की प्रोसेस बताई गई है सेक्शन 7 में। चेयरमैन के लिए बोला गया है अगर चेयरमैन पाए गए प्रूवन मिसबिहेवियर करते वक्त या वो इनकेपेसिटी से सफर कर रहे हैं। इनकेपेसिटी दो तरह से हो सकती है, या तो फिजिकली वो इनकेपेबल हो गए हैं या वो मेंटली इनकेपेबल हो गए हैं। इन दो आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरमैन को हटा सकता है। इसके अलावा चेयरमैन और 6 मेंबर्स के लिए बाकी ग्राउंड्स भी बताए गए हैं जिनके बेसिस पे इन्हें रिमूव किया जा सकता है। ये 5 ग्राउंड्स है जिनके बेसिस पे चेयरमैन और 6 मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है। पहला है इंसॉल्वेंट होने पर, इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया घोषित कर देना। दूसरा, पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफिस ड्यूटीज, यानी इनको जहां ये अगर कमीशन के साथ वर्क कर रहे हैं, कमीशन के अलावा भी बाहर से अगर इनको कोई पेड एम्प्लॉयमेंट मिल रहा हो, उस कंडीशन में इन्हें निकाला जा सकता है। तीसरा, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इनको अनसाउंड माइंड घोषित कर दिया है, यानी ये अपने अब दिमागी स्तर पर उतने केपेबल नहीं बचे हैं, ये फैसले नहीं ले सकते। चौथा, मॉरल टर्पिट्यूड में इनको इम्प्रिजन कर दिया गया है। मॉरल टर्पिट्यूड मतलब इन्होंने कोई काम इन बैड फेथ किया हो या फिर ये करप्शन की केस में फंस गए हो, ऐसे काम में इनको जेल हो गई हो। पांचवा ग्राउंड है ये अपने ऑफिस से एब्सेंट है 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स में। मान लीजिए 3 बार एनसीपीसीआर कमीशन की मीट हो रही है और एक बार ये एब्सेंट रहे, फिर दूसरी बार फिर से, फिर तीसरी बार फिर से, ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो चेयरमैन को इन 3 कंडीशंस में रिमूव कर सकता है। पहला, अगर प्रूवन मिसबिहेवियर हो, इनकेपेसिटी हो और चेयरमैन ने इन 5 में से कोई एक कंडीशन करी हो, उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकता है। और ये जो 6 मेंबर्स है इनके रिमूवल के ये 5 एरियाज हैं, 5 ग्राउंड्स हैं। तो जहां सेक्शन 7 ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन ग्राउंड्स पे चेयरमैन और 6 मेंबर्स को रिमूव कर सकती है, वही सेक्शन 8 बोलता है कि एक बार ये पोजीशन वेकेंट हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 90 डेज के अंदर अंदर इस वेकेंट पोस्ट को फिल कर दे। अब हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या क्या है इस कमीशन के। अब हम लोग देखते हैं कि इस कमीशन की इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है। हमारे कंट्री में जितने भी चाइल्ड राइट्स हैं ये उनको एग्जामिन करता है, रिव्यू करता है, सेफगार्ड करता है, और अगर उसमें कुछ नए रिकमेंडेशंस देने होते हैं तो वो भी काम करता है। तो जितने भी चाइल्ड राइट्स हैं उनको एग्जामिन, रिव्यू, सेफगार्ड और नए लॉज को रिकमेंड करना।
दूसरा काम है इसका रिसर्च करना, चाइल्ड राइट्स में और क्या क्या रिसर्च की जा सकती है, कैसे बच्चों को और सुरक्षित माहौल दिया जा सकता है, कैसे उनके राइट्स को और सिक्योर किया जा सकता है, उसमें ये रिसर्च करता है। तीसरा काम करता है वो अवेयरनेस फैलाना, चाइल्ड राइट्स के प्रति सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना। चौथा, प्रोटेक्शन करना बच्चों को, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि चाइल्ड हेरासमेंट्स होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कम्युनल वायलेंस, टेररिज्म, प्रोस्टिट्यूशन या कोई नेचुरल डिजास्टर है, HIV एड्स, इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करने का काम भी नेशनल कमीशन करता है। पांचवा, रिव्यू करना और इम्प्लीमेंट करना इंटरनेशनल ट्रीटीज, जो हमने शुरुआत में बोला था कि यूनाइटेड नेशंस ने कन्वेंशन साइन किया था ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उससे रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज है या करंट पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंट करना हमारे देश में, क्योंकि हमने उस कन्वेंशन को साइन किया था, और रिव्यू करना। और छठा है लिटरेसी के लिए एक्शन लेना, चाइल्ड लिटरेसी। इन सारे फंक्शंस के अलावा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को दो और फंक्शंस दिए गए हैं। एक है RTE एक्ट 2009 विच इज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, क्योंकि हर बच्चे का पढ़ने का राइट फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नेशनल कमीशन कि वो ये अश्योर करे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारे देश के सभी बच्चों को मिले। और दूसरा है पॉस्को एक्ट 2012। पॉस्को एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये सारे फंक्शंस हैं जो नेशनल कमीशन को करने रहते हैं, और नेशनल कमीशन के लिए जो एक्ट है वो एम्पावर करता है इस कमीशन को कि ये सारे फंक्शंस एग्जीक्यूट करते वक्त उनके पास वही सेम पावर होगी जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है। ऑफ द वीडियो आई टोल्ड कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स और प्रोविजंस में अश्योर किया गया है कि सोसाइटी के हर एक वर्नरेबल सेक्शन के साथ न्याय हो, तो वही हम एक बार आज देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स हैं जो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए रखे गए हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 21A। इसको इंसर्ट किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। ये अश्योर करता है कि हमारे देश में जितने भी बच्चे हैं हु एज फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, उनको कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए, ये उनका फंडामेंटल राइट है टू गेट एजुकेशन। आर्टिकल 24 विच इज अगेन अ फंडामेंटल राइट, वो रेस्ट्रिक्शंस लगाता है उन बच्चों पे टू वर्क हु आर अंडर एज 14। तो अगर कोई चाइल्ड लेबर एक्टिविटी ऐसे बच्चों से करवाई जाती है हु एज अंडर 14, स्पेशली व्हेन दे आर वर्किंग इन हैजार्डियस प्लेसेस, तो ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है और उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है जो ऐसे बच्चों से काम करवाते हैं। आर्टिकल 39 क्लॉज ई विच इज DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो सभी बच्चों का डेवलपमेंट इंश्योर करे। आर्टिकल 45 विच इज अगेन DPSP, ये डायरेक्ट करता है स्टेट को कि स्पेशली वो बच्चे हु एज फ्रॉम 0 to 6 ईयर्स, यानी जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं और 6 साल तक के हैं, उन बच्चों का डेवलपमेंट इंश्योर करना हर एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल 51K which is a fundamental duty, it expects कि इंडिया के citizens who are parents वो अपने बच्चे स्पेशली who ages from 6 to 14 years उनको educate करें, उन्हें पढ़ने भेजे, क्योंकि वो आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग उनका फंडामेंटल राइट है। सो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, ये स्टेचुटरी बॉडी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और UN कन्वेंशन, ये सब मिल के अश्योर करते हैं कि दुनिया के सभी बच्चे और हमारे देश के बच्चे सिक्योर रहें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले और वो हमारे देश के ब्राइट सिटीजन्स बने। आप भी ब्राइट सिटीजन बने, इसके लिए भी हम लोग कोशिश करते रहेंगे। एवरी डे वी ब्रिंग आउट वेरी गुड लेक्चर्स, वेरी गुड टॉपिक, सो दैट आप उनसे अपनी नॉलेज अपग्रेड करें और इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। थैंक यू, विल मीट अगैन ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक।